हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो में हम लोग उन बच्चों के बारे में बात करने वाले हैं जो 12th बोर्ड से अभी फ्री हुए हैं। किसी ना किसी रीजन से वो जेई मेन में बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाए। ये रीजन ऐसा भी हो सकता है कि उनको बहुत लेट पता चला हो जेई के एग्जामिनेशन के बारे में। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 10th से जब 11th में शिफ्ट हुए थे उनको एक्चुअली पता ही नहीं था किस तरीके से जेई की पढ़ाई होती है, और जब तक वो जेई की चीजें समझते तब तक उनका इतना बैकलॉग हो गया कि उनकी बोर्ड्स की परसेंटेज जो 12th की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है 75%, वो भी खतरे में आ गई और इस वजह से उन्होंने अपना जो पूरा फोकस है वो बोर्ड्स पर शिफ्ट कर लिया। तीसरे वो बच्चे जिन्होंने कुछ ना कुछ गलतियां की अपनी जेई की प्रिपरेशन के दौरान, बट वो अब सीख गए हैं। अगर आप इन तीनों कैटेगरी में से कोई से भी बच्चे नहीं हो, अगर आपको आज भी ये रियलाइजेशन नहीं है कि किस वजह से आप जेई के अंदर अच्छा नहीं कर पाए या जेई नहीं दे पाए, तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। बट अगर आप इन तीन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी के लिए हो तो आपके लिए ये वीडियो है। दोस्तों, हर साल आज भी ज्यादा बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं ना, रैंक्स तो फ्रेशर्स की आती है, मगर जो ज्यादा बच्चे सिलेक्ट होते हैं ना वो ड्रॉपर्स होते हैं। ड्रॉपर्स सेलेक्ट होने का रीजन सबसे बड़ा ये होता है, एक उनके पास बोर्ड्स के साथ बोर्ड्स को मैनेज करने का हेडेक नहीं होता है। उनके पास पूरा टाइम जो होता है वो अपनी बेसिकली प्रिपरेशन को देने के लिए होता है। वो लोग रोज एनालाइज कर पाते हैं कि किस तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी है, और वो रोज ये समझ पाते हैं, ये डिस्कस कर पाते हैं अपने आप से, अपने पीयर ग्रुप के अंदर कि क्या चीज सही रहेगी उनकी प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों, मेरे टाइम पे भी जब मैं आईआईटी के अंदर गया था ना, तो काफ़ी सारे ऐसे लर्नर थे एज गुड एज 33 रैंक, जैसे जो हमारे टाइम पे ऑल इंडिया रैंक 33 था, वो एक ड्रॉपर लर्नर था और उसकी जो जर्नी थी ना वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसके साथ ये चीज़ हो गई थी कि उसका 12th के अंदर कुछ 85-86 परसेंटेज था एंड ही डिड नॉट नो अबाउट जेई एग्जामिनेशन एंड ही गॉट ऑल इंडिया रैंक 33 इन वन सिंगल ईयर। तो हाइपोथेटिकली इट इज पॉसिबल। इसके लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ना आप लोगों को, उन बच्चों के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो बच्चे ये चीज नहीं समझ पाते कि बोर्ड और जेई के अंदर क्या डिफरेंस होता है। बोर्ड एग्जाम है ना, देखो, एक मेमोराइजेशन फोकस पैटर्न बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन आएगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन फॉर्मेट, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग स्कीम होगी। बेसिकली यहाँ पे जो पूरा गेम है ना वो रिप्रेजेंटेशन का है। आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाएगा कि आप आंसर को किस तरीके से अच्छे से रिप्रेजेंट करते हो। बट जेई के अंदर जो होता है ना, आपसे कॉन्सेप्चुअल डेप्थ पूछी जाती है, एनालिटिकल क्वेश्चन होता है, आंसर ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही आंसर आप लोगों को देना है, बट वो आंसर तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है ना वो बहुत डिफिकल्ट होती है, वो बहुत ही पेचीदा होती है, बहुत ज्यादा एनालिटिकल माइंडसेट आपका चाहिए और उसी हिसाब से उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है। मल्टी स्टेप प्रॉब्लम सिंथेसिस, अनकन्वेंशनल प्रॉब्लम फ्रेमिंग, कंप्लीट सॉल्यूशन अप्रोच रिक्वायर्ड। सो ये काफी ज्यादा इंटेलेक्ट चेक करती है। और मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है ना जेई के अंदर, खासकर जेई एडवांस में, वो ये है कि ये ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें एक ही दिन में आपको 6 घंटे पेपर देना है, 9 से 12 और 2.5 से 5.5, विच इन इटसेल्फ इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो अब इस एग्जामिनेशन को कैसे आप आगे बढ़ोगे। अगर मान लो आप सेल्फ स्टडी करते हो कि सर हम तो सेल्फ स्टडी करेंगे, यूट्यूब के थ्रू पढ़ेंगे, कोई बैच वैच हमें लेना नहीं है, हम लोगों का ये है कि खुद से पढ़ेंगे। तो अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए कुछ फेजेस मैंने बनाए। सबसे पहला है फाउंडेशन बिल्डिंग फेज, जो होता है मार्च से जून 2026 तक, और ये अनलर्निंग फेज है। अनलर्निंग मतलब बेसिकली देखो, आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपको क्या क्या आता है। बिल्कुल आप तो ये मान के चलिए कि आप क्लीन स्लेट हो। अब फिजिक्स और मैथमेटिक्स है ना, फिजिक्स के अंदर आप मैकेनिक्स से स्टार्ट करेंगे। देखो, मैकेनिक्स और कैलकुलस ये दो ऐसी चीजें जो बहुत हाईली लॉजिकल है, ये ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट जनरेट करती है बच्चे के अंदर कि यार आहा मजा आ गया। क्योंकि इस टाइम पे, ये जो स्टार्टिंग का टाइम होता है ना, यही वो टाइम है दोस्तों जहां पे सबसे ज्यादा आप इंटरेस्ट लूज करते हो। सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट लूज होता है बच्चे का वो इसी जगह पर होता है। तो अगर आप इंटरेस्ट लूज नहीं करना चाहते हो तो मैकेनिक्स से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, वेक्टर कैलकुलस, यहां पे चीजों को इंप्रूव करो। कैलकुलस के अंदर दोस्तों आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज़ों पे आप लोग फोकस कर सकते हो। केमिस्ट्री के अंदर आप फिजिकल केमिस्ट्री से दोस्तों स्टार्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल काफ़ी लॉजिकल होता है। और थोड़ा बहुत तो देखो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ फ्रेमवर्क तो होगा ही सही। आप ड्रॉप कर रहे हो, थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप लोग के दिमाग में होगी, क्योंकि 75% से ऊपर तो आप लेकर के आए हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, आपको जो बैड हैबिट्स है ना वो आपको अनलर्न करनी पड़ेगी। एक होता है ना कि जमा जमा के हम नोट्स बनाएंगे,
तो ये बोर्ड स्टाइल जो शॉर्टकट्स होते हैं ये आपको छोड़ने पड़ेंगे। रीलर्न कॉन्सेप्ट फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, एम्ब्रेस द वाई बिहाइंड एवरी फॉर्मूला। हर चीज के पीछे आपको पूछना कि यार ये कैसे आया, ये कैसे आया, ये कैसे आया। अगर आपके पास 1 साल है ना, देखो जिन लोगों का 2-3 महीने होते हैं ना, उनको एज अ रिजल्ट देखना पड़ता है हर एक चीज कि यार ये फॉर्मूला होता है, इसको इसके कुछ ऐसे जेईई मेन के क्वेश्चंस होते हैं, ये कर लो। बट अगर आपके पास समय है तो दोस्तों आपको ये पूछना चाहिए कि कोई सी चीज कैसे आ रही है। अगर आप ये कर लेते हो ना, तो जो भी एनालिटिकल प्रॉब्लम्स आएंगी ना जेईई की, वो आप अच्छे से कर लोगे। तो ये फाउंडेशनल फेज है। फेज 2 होता है दोस्तों जब द ग्राइंड, जुलाई से नवंबर। अब देखो पहले वाले में केमिस्ट्री का मैंने आपको बता दिया, यहां पे दोस्तों यहां पे आप लोग बिल्कुल फुल फ्लो में आ चुके होंगे, आपका इंजन जो है वो पूरी तरीके से गर्म हो गया होगा। 100 क्वालिटी प्रॉब्लम्स आपको डेली करनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये तब के लिए अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो तो 100 क्वालिटी प्रॉब्लम्स आप लोगों को करनी है अक्रॉस ऑल सब्जेक्ट। 21 दिन का रिवीजन शेड्यूल बनाना है। 21 दिन का रिवीजन शेड्यूल मतलब जो भी चीज आप लोगों ने पढ़ी है ना दोस्तों, उसको 21 दिन के बाद आप लोगों को फिर से रिवाइज करना है। और एक रिवीजन जब हो जाए उसके बाद दूसरा रिवीजन 45 डेज। तो मान लीजिए t=0 पे आपने कुछ पढ़ा, तो t=21 पे आप उसको रिवाइज करेंगे और t=66 पे उसको दूसरी बार रिवाइज करेंगे। राइट यार, देखो ये सब इसलिए जरूरत पड़ती है क्योंकि आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अगर आपके पास कोई मेंटर होगा, कोई बैच आपने ले रखा होगा, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व हो जाती है क्योंकि आप टेस्टिंग कर रहे होते हो, हर 3 हफ्ते में टेस्टिंग कर रहे होते हो। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, फोकस ऑन जेईई एडवांस लेवल प्रॉब्लम। ओनली नहीं लिखना चाह रहा था मैं यहाँ पे, प्राइमरीली लिखना चाह रहा था। अगर आप आईआईटी के अंदर जाना चाहते हो तो ये चीज पे फोकस करो, क्योंकि जेईई मेन फिर आप लोगों के लिए केवल एक माध्यम हो जाएगा जेईई एडवांस तक पहुंचने का। ऑल्दो दोस्तों अब जो जेईई मेन की प्रॉब्लम्स आ रही है ना इस पिछले 2 सालों से, फिजिक्स के अंदर, मैथमेटिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, वो काफी ज्यादा जेईई एडवांस बेस्ड आती है। अब इस पूरी चीज में आपको ये याद रखना है दोस्तों, ये गोल्डन रूल आप ना भूलें, एवरी 3rd वीक टेस्ट, कोई ना कोई टेस्ट आपको हर 3rd वीक में देना है। एवरी 3rd वीक आपको मॉक टेस्ट देना ही देना है। और मॉक टेस्ट देने के लिए आपका एक टाइम टेबल बनेगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक टाइम टेबल अभी बना देता हूं मैं आपका, बट पहले ये फेजेस खत्म कर लेते हैं। अब दोस्तों दिसंबर 2026 से जनवरी 2027, जहां पे आप रिवीजन भी करोगे, मॉक टेस्ट भी करोगे। सिलेबस अगर आपका नवंबर तक खत्म नहीं भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश हम लोग करेंगे अगर अप्रैल से चालू कर रहे हैं तो नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाए। अब इस दौरान एक फुल मॉक टेस्ट आपको हर 3 दिन में देना है, एक एक्चुअल एग्जाम बेस्ड सिचुएशन देनी है। तो जैसे देखो जेईई मेन का पेपर 9 से 12 और 3 से 6 होता है, तो इस टाइम पीरियड में आप लोगों को बिल्कुल एक्टिव रहना है, क्योंकि पहले जेईई मेन आएगा, बाद में इस बॉडी क्लॉक को आप सेट कर लोगे 2:30 से 5:30 के हिसाब से, जो जेईई एडवांस का टाइम है। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है दोस्तों 3 आवर का कंटिन्यूअस सिटिंग की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। मतलब आप उठोगे नहीं, जो करना है वो करके आप बैठ जाओ अपनी सीट पर 8:30 पौने 9 बजे के करीब, और 9 से लेकर 12 तक आप लोग को एक सिंगल सिटिंग की पढ़ाई निकालनी है, जो भी आप उसमें करना चाहो। आइडियली इस ड्यूरेशन के दौरान आपको जो भी आप टाइम डिवोट करोगे मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर, एग्जाम के अंदर, जैसे आप 75 मिनट्स में मैथमेटिक्स करते हो, 60 मिनट्स में फिजिक्स करते हो, 45 मिनट में केमिस्ट्री करते हो, तो इतना ही टाइम आप लोगों को यहां पे देना है, और सेम टाइम स्लॉट एज एग्जाम डे। ये चीज आप ध्यान रखें। अब एक चीज और ध्यान रखिए दोस्तों, जेईई मेन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो मंडे को भी हो सकता है, ट्यूसडे को भी हो सकता है, वेडनेसडे को भी हो सकता है, इसलिए आपकी जो बॉडी क्लॉक है ना वो उसी हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए। हमारे टाइम पे सारे एग्जाम संडे को होते थे, तो हमारे टीचर क्या बोलते थे कि भाई संडे को तुम्हें ये टाइम टेबल फॉलो करना है। अब पोस्ट मॉक एनालिसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस आप लोग को हमेशा पता होनी चाहिए, इसलिए जब कोई भी टेस्ट आप दो ना, उसके बाद 1.5 से 2 घंटा आप एरर एनालिसिस में लगाओ और उसकी एक बुक बना लो। यहां पे देखो द एरर लॉग, जो भी एक बुक बनाओगे ना उसमें अपनी गलती लिखो, और आपका फोकस क्या होना चाहिए, कोई भी गलती आप रिपीट नहीं करोगे, और अगर गलती रिपीट कर रहे हो तो वो बहुत दिनों बाद रिपीट होनी चाहिए, अगर रिपीट हो रही है तो। ऐसा नहीं कि एक एग्जाम तो दूसरे एग्जाम में सेम गलती रिपीट कर दी। मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है दोस्तों, जो बच्चे अपनी गलतियां लिखते हैं वो बच्चे सबसे ज्यादा ससेप्टिबल होते हैं गलतियां ना करने के। वो बच्चे अपनी गलतियां सुधार लेते हैं, उनकी सिली मिस्टेक्स ड्रॉप हो जाती हैं, वो जितने नंबर डिजर्व करते हैं उतने नंबर लेके आ पाते हैं। अपनी मिस्टेक्स को कैटेगराइज कीजिए, सिली, कॉन्सेप्चुअल और टाइमिंग। सिली मिस्टेक वो होती है आपने जल्दबाजी में गलत मार्क कर दिया। सेकंड होता है कॉन्सेप्चुअल, आपने पैराबोला की टेंजेंट आपसे पूछी थी, आपने इलिप्स की टेंजेंट लिख दी। टाइमिंग ये होती है कि भाई टाइम ही नहीं बचा किसी क्वेश्चन को करने का, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। अपडेट एरर लॉग इमीडिएटली, जो ये एरर लॉग बना रहे हो ना इसको वो कर लेना। ये दोस्तों आपको वैसे तो हर 3 हफ्ते में जो आप टेस्ट दोगे ना अभी से, उसमें भी करना चाहिए, और ऑटोमेटिकली
ये चीज अगर आप करते रहोगे ना, एक बिल्कुल फिक्स्ड एक मिशन मोड पे अगर आप चलोगे ना, मिशन टॉप रैंक मोड पे चलोगे, तो आप लोगों का ये काम अच्छे से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हम स्ट्रेटेजीज बता देते हैं। फिजिक्स देखो क्या है, एक लॉजिक गेम। आपको कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क पे फोकस करना पड़ेगा मोर देन फॉर्मूला शीट। देखो मैं टॉप रैंक के हिसाब से बता रहा हूँ। प्रैक्टिस मल्टी कॉन्सेप्ट प्रॉब्लम्स दैट कंबाइन मैकेनिक्स विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फॉर एग्जांपल, विजुअलाइज सिनेरियोज बिफोर सॉल्विंग, मास्टर डायमेंशन एनालिसिस फॉर क्विक वेरिफिकेशन। ये शॉर्ट ट्रिक्स होती है ना, देखो डायमेंशन एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं, जो जिससे कि भाई आंसर हमारा सही आया। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक्स हैं। बट केमिस्ट्री है ना, देखो मेमोरी प्लस मैकेनिज्म। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे रिएक्शन मैकेनिज्म होंगे जो जिसके अंदर प्रॉपर मतलब आपको शॉर्ट नोट्स ही बनाने पड़ते हैं। जैसे मैंने खुद आईएनसी जो गोल्ड मेडल हूं मैंने खुद शॉर्ट नोट्स बनाए थे केमिस्ट्री के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासकर। इनऑर्गेनिक में देखो आपको जो पीरियोडिक ट्रेंड्स है और उनके जो एक्सेप्शंस है उनको अलग से लिखना ही पड़ता है। फिजिकल केमिस्ट्री दोस्तों कोई दिक्कत नहीं आती। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लोगों को, अगर आप मैथमेटिक्स में स्ट्रेंथ रखते हो तो ये भी आपका अच्छा ही रहने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैथमेटिक्स के अंदर दोस्तों आप लोगों को पता ही है, आपको देखो बेसिकली हर एक चीज का प्रूव करना है, प्रॉपर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। हर एक चैप्टर खत्म होने के बाद एनसीईआरटी, जेईई मेन, पीवाईक्यूज करने ही करने। और फोकस कीजिए, आप ज्यादा प्रॉब्लम्स करें ताकि जो भी सॉल्विंग टेक्निक्स है ना वो आपकी मसल मेमोरी का पार्ट बन जाए। यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन सॉल्विंग, बिकॉज जेईई मेन और जेईई एडवांस में आजकल इनोवेशन से ज्यादा एक्यूरेसी एंड स्पीड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। काफी ज्यादा लेंदी पेपर आते हैं, तो इसलिए यहां पे मैंने लिखा है स्पीड मैटर्स, एम फॉर 2 मिनट्स पर क्वेश्चन एवरेज। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखो, अगर आप इसमें ध्यान से सोचोगे ना तो ये पूरा एक टाइम टेबल यहां पे बन जाता है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 6 से 8 आप मॉर्निंग सेशन, न्यू कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड थ्योरी। यहां पे आप लोग को कुछ वीडियो देखना चाहिए, जो आप अगर यूट्यूब पे हमें देख रहे हो तो यूट्यूब पे आप डेली बेसिस पर यहां पे वीडियो रखो। फिर इसके बाद आप लोग मतलब नहाओगे धोगे, जो भी आप काम करते हो, नाश्ता वाश्ता करके फिर यहां पे देखो 9 से 12 का एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्लॉक रखा है आपके लिए। इस दौरान आप लोगों को अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। फिर उसके बाद देखो दोस्तों, यहां पे है ना 12 से 3 यहां पे आप लंच करोगे, और फिर 1 से 3 है ना आप एक और लेक्चर देखोगे। एक लेक्चर आपका यहां हो गया, एक लेक्चर आपका यहां हो गया। अब यहां से 3 से 5 जब आपकी पढ़ाई चल रही होगी, जब आपकी पढ़ाई चल रही होगी तब आप इसका होमवर्क करोगे। जब आपकी पढ़ाई नहीं चल रही होगी तो यहां पे आप एरर एनालिसिस और रिवीजन करोगे प्रीवियस डे का, मतलब ये चीज कर रही है। फिर उसके बाद वापस से दोस्तों एक और लेक्चर आएगा, मॉक टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट प्रैक्टिस। फिर ये रात को ये प्रैक्टिस करोगे आप, और 10 से 11 के बीच में ये सबसे इंपॉर्टेंट टाइम होगा दोस्तों। देखो सुबह 6 बजे से रात को 11 बजे तक का टाइम टेबल है, 7 घंटे की स्लीप है। यहां पे आप पूरा डे समराइज करोगे, कम से कम आधा पौन घंटा आप इसके अंदर लगाओगे डे समराइज करने में। तो यहां पे देखो एक ब्लॉक यहां पे हो गया, एक सब्जेक्ट का, एक तरह से 2 सब्जेक्ट और 3 सब्जेक्ट। ये 3 सब्जेक्ट के ब्लॉक्स आप लोग के हैं जब पढ़ाई कर रहे हो। एक लेक्चर हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का एक लेक्चर आपको डेली देखना है, उसके होमवर्क करने, उसके नोट्स बनाने, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहां पे कुछ कॉमन ड्रॉपर मिस्टेक्स हैं जो आप लोग को अवॉइड करनी है। एक तो अगर बोर्ड्स बहुत अच्छा करके आए हो, या फिर आपको लगता है कि आपको गलतियां समझ में आती हैं, तो एक ओवर कॉन्फिडेंस आता है कि यार हमने तो सब चीजें देख रखी है, हम तो ड्रॉपर हैं, हम तो कर लेंगे अपने हिसाब से। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस की ट्रैप से आपको निकलना पड़ेगा। दूसरी एक चीज ऑब्वियसली ये रहती है कि बच्चे को लगता है कि बच्चा एक बार पढ़ ले तो सब चीजें हो जाती है। रिवीजन को बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करता है। रिवीजन का मतलब ये होता है रीविजिट करना। कोई चीज अगर विजिट कर रही है उसी को तो रिविजिट करोगे, तो रीविजिट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपने ढंग से रिविजिट नहीं किया तो आप बहुत ज्यादा चांसेस है कि गड़बड़ कर दोगे। तो रिवीजन की जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी 21 दिन, खासकर 11th के जो टॉपिक्स हैं वो सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट हो जाते हैं, तो वो जरूर आप फॉलो करना। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन, ये चीज़ तो दोस्तों आप लोग को हटानी पड़ेगी। मैक्सिमम देखो अब क्या होता है ना, ड्रॉपर ईयर में क्या होता है कि स्कूल होता नहीं है, दोस्त वोस्त से मिलते नहीं हो आप, तो सोशल मीडिया चलाते हैं। तो 30 मिनट से ज़्यादा आप सोशल मीडिया ना चलाएं। मैं तो यही कहूँगा कीपैड वाला मोबाइल ले लें। अगर एआई वाई नहीं कर रहे हैं, कोई ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो ऐसा कर लो। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हो तो ऑनलाइन में तो आपके पास टेक्नोलॉजी रहेगी, बट आप फिर भी 30 मिनट से ज़्यादा सोशल मीडिया ना चलाएं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं मानता हूँ ना वो ये है कि बस गधों की तरह चले जा रहे हैं, कोई एनालिसिस नहीं है, कोई एरर ट्रैकिंग नहीं है। अगर कोई एरर ट्रैकिंग नहीं होती है, आप एरर लॉग मेंटेन नहीं करते हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड विदाउट डायरेक्शन कैन बी डिजास्ट्रस। समझ रहे हो आप मेरी बात को? जैसे देखो ये वॉल है, ठीक है, अब मैं यहां पे पुश किए जा रहा हूं, मैं कितना भी एफर्ट मार रहा हूं, ये वॉल यहीं की यहीं रहेगी, कोई फायदा नहीं है, राइट। वहीं पे अगर मुझे इस पेन को मूव करना है तो सेम फोर्स से मैं इस पेन को आराम से मूव कर सकता हूं।
तो सेम फोर्स अलग अलग चीज़ों में चीज़ों में रिजल्ट कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन, राइट। तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन को डायरेक्शन देने के लिए एरर ट्रैकिंग ज़रूर करें, ठीक है। और बाकी देखो एक प्रो टिप मैं आप लोगों को दूंगा दोस्तों, कोई ना कोई बैच ज्वाइन कर लो। तो हमारा एक है ना फिनिक्स एलीट बैच, फिनिक्स लेजेंड्स बैच, फिनिक्स टॉप रैंकर्स बैच, बहुत अमेजिंग बैचेस हैं हमारे जो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फिनिक्स जो है ना दोस्तों, ये एक ऐसा बैच है जो हमारे ड्रॉपर लर्नर्स के लिए होता है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक है ना मेंटरशिप बैच चला रखा है जो बेसिकली जिसमें मेरी टीम ही मेंटर करती है आपको, राइट। तो इसके लिए एक फॉर्म है जो आप भर सकते हो। एक फॉर्म अभी मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म को भर सकते हो और अगर आप हमारी मेंटरशिप में आना चाहते हो तो आप लोग इस फॉर्म को भरिए, आपको मौका मिलेगा उसके अंदर आने के लिए, ठीक है। तो ये है, बाकी कोई ना कोई बैच तो मेरे हिसाब से लेना ही चाहिए, वरना क्योंकि इतनी सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर नहीं है खुद से करना है तो एक पीयर ग्रुप बना लो 3 से 4 बच्चों का। जैसा मैंने बोला, अपनी जो भी चीज़ है ना, एक प्रिपरेशन की एल्गोरिदम होनी चाहिए कि हर 3 हफ्ते में आपको क्या करना है और उसको पैरामीटराइज करो। जब आप उसको पैरामीटराइज करोगे ना, तब आपका बेसिकली टेस्ट स्कोर, प्रॉब्लम काउंट, एक्यूरेसी रेट्स, मेजर, ये सब चीज़ आप मेजर कर पाओगे। आपको जैसे ये मेजर करना है, हर 3 हफ्ते में टेस्ट दिया ही नहीं दिया, हर दिन 100 प्रॉब्लम की नहीं की, ये सारी जो मेट्रिक है ना, ये आपकी अच्छे से होनी चाहिए। वीक में एक दिन आप चाहो तो ऑफ ले सकते हो। इनफैक्ट आप जब भी टाइम टेबल प्लानिंग करो ना, एक दिन आप ऑफ रखो, क्योंकि कभी कभी क्या होगा कि 6 दिन की जो प्लानिंग की है ना, उसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें ओवरफ्लो कर जाएंगी, और अगर वो ओवरफ्लो करती हैं तो 7वां दिन आपके पास रहेगा उसको कवर करने के लिए। जैसा मैंने आप लोगों को बोला, सीक मेंटर गाइडेंस मंथली। आपके पास दोस्तों टॉप एजुकेटर का एक्सेस होना चाहिए। अगर ये एक्सेस नहीं है तो आप लोग डायरेक्शनलेस हो जाओगे फिर से, राइट। और अब देखो दोस्तों, आपको मोटिवेट करने के लिए लास्ट चीज बोलता हूं, आपको क्या है ना, वॉरियर माइंडसेट रखना है। वॉरियर माइंडसेट क्या होता है? सक्सेस जो होती है वो फाइनल नहीं होती है, और फेलियर जो होता है वो फेटल नहीं होता है। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता होगा कि यार मेरे जो दोस्त लोग हैं वो तो आईआईटीज में पहुंच गए, एनआईटीज में पहुंच गए, मैं यहीं रह गया। करेज यही है दोस्तों, यहां से आप कंटिन्यू करो और खुद अपनी डेस्टिनी के आगे आईआईटी या एनआईटी लगाओ। यू हैव सर्वाइव्ड बोर्ड्स, नाउ कॉन्कर द रियल चैलेंज। जेईई एडवांस डिमांड्स ग्रेट डिसिप्लिन एंड अनवेवरिंग फोकस। द ड्रॉपर ईयर इज योर एडवांटेज, यूज इट वाइजली। रेडी टू बिगिन योर जर्नी? तो बस अब जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो भाई देखो, ये कोड है मेरा। अगर आप अनअकैडमी के बैचेस लेना चाहते हो, बहुत अमेजिंग बैचेस हैं। सिंपल बैच भी ले सकते हो, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। जितना ऑब्वियसली बात है, जितना ज़्यादा कॉस्टली लोगे उतना ज़्यादा मेंटरशिप आप लोगों को मिलेगी। इट इज़ द केस विद एवरीवेयर। तो अगर मेरी मेंटरशिप में आना है तो ऑब्वियसली आपको आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या फिर आइकॉनिक भी ले सकते हो यूजिंग द कोड पीजे लाइव, ठीक है। मेरा खुद का, मैं फिर भी बता रहा हूँ, मेरा खुद का कोई बैच नहीं आ रहा है, बट सारे बैचेस के अंदर जो स्पेशल रैंकर्स ग्रुप होते हैं वो ओवरऑल मैं ही हेड करता हूँ। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें और जल्दी से हम लोग मिलते हैं इन बैचेस के अंदर। लेट्स क्रैक इट।